भूत होते हैं। एक दिन रात को पीने चलेंगे एक शांति की जगह पे, और इन्होंने जी चूज की एक सिमेट्री, जिसको हम झल्ला बोलते थे, जो हमें वहां लेके गया। वो किसी चीज को ज्यादा मानता भी नहीं था, और वो उठ के वहां से चला गया वॉशरूम करने। अचानक से देखते हैं, सुनते हैं कि वो चिल्लाता हुआ, यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, चलो फटाफट, मैं कह रहा हूं तुम्हें चलो। फिर भी हमने उससे पूछा कि तेरे को हुआ क्या अचानक से? बोला यार मैं वहां पर वॉशरूम कर रहा था और अचानक से एक आदमी और मेरे एकदम करीब आके ऐसा बोलता है, 3 लड़के गाड़ी में, 2 बाइक में, पीछे मस्तियों में सामान समून लेके थैलों में हम आ रहे, तुम चलो। और हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही थी। ओके। कोई नजर नहीं आ रहा था अंदर कौन बैठा है, और ना ही किसी ने शीशा नीचे किया। ठीक है। तो देखता हूं अचानक से वही दोस्त पीछे वाला बहुत तेज स्क्रीम किया, ऐसा चिल्लाया मानो कि जैसे उसके साथ अभी कोई अनहोनी घटना हो गई हो। वापसी चलो, वापसी चलो, तुम्हें मना करता हूं, वापसी चलो, वापसी चलो। मेरे पास फिर से वो यूनिफॉर्म वाला आया और उसने बहुत कस के मेरे हाथ को यहां से पकड़ा। डर क्या होता है, मेरे गूज़बम्स आ गए। तो दीपक भाई उसने एक और दिल दहलाने वाली घटना बताई। जिस दिन से मैं वहां से आ रहा हूं, कहते हैं ठीक 2:30 बजे, और किसी की बहुत ज्यादा चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ घंटों के बाद पता लगता है जी कि उसने कर लिया। और आप कुंडली देख के पता लगा सकते हो कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है? डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कि इसके ऊपर किसी टाइप की ऊपरी हवा, भूत प्रेत या ऐसा कुछ है, या हेलुसिनेशन है, ये भी पता लग जाता है। एक केस आया, इन्फ्लुएंशियल बंदा था, एक आप ही के साइड का था, हरियाणा साइड से बिलोंग करते थे। उनके ऊपर ना किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई जमीन जायदाद का लेके। हाँ जी। उस केस को दबाने के लिए उन्होंने विक्टिम की फैमिली को साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, और विद इन 21 डेज इनको रिजल्ट भी मिला। विक्टिम की पार्टी ने खुद ही केस विड्रॉ कर लिया। दीपक भाई 7 दिन भी वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए। उनके इकलौते बेटे का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। बलि के कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है? कालिदास की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी जीवन जो है ना वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन में था। दरवाजा खोल रहे थे, कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि उनकी जीभ कट के गिर गई, नीचे गिरे तो उनकी जीभ में कट लगा और उन्हें माँ काली के स्वयं दर्शन हुए। दैट वाज द पॉइंट जब उनकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया। दीपक भाई आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किसी ने कोशिश की थी अपने एंड पे करवाने की। वो उतने सिद्ध थे कि वो डेड मैन के ऊपर भी हाथ रखेंगे ना तो बता देंगे इसकी जीवनी कैसी निकली होगी। हर बंदा सिद्धि कर रहा है, नहीं, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तंत्र का मीनिंग पता है, शिव तंत्र है, शक्ति तंत्र है। कि हम शिवलिंग को अभिषेक क्यों करते हैं? एक 55 या 56 साल की लेडी हैविंग अ गुड वेट, और वो सडनली एक पोल को क्लाइम कर रही है। क्या बोल, आप कभी माने, आपकी आंखें नहीं मानेंगी। और जो लोग वहां पर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, शायद वो उन्होंने खुद ने भी कभी ना सुनी हो। सर क्या है ना, मेरी जो खोज है ना वो हर आदमी से यही चलती रहती है कि भूत होते हैं। मतलब मैं सबके तथ्य और पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, और जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है कि ऐसा कुछ आपने मतलब एनकाउंटर किया है, तो मैं उसके पीछे का जानना चाहता हूँ कि लोग कितने % ये मानते हैं। जब जीवन शुरू हुआ और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो सोचा मैंने भी नहीं था कि ये मोड़ भी कभी लाइफ लेके जाएगी। ऐसा भयानक मंजर भी जीवन में कभी देखना पड़ेगा। ये बात है लगभग जब मैं थोड़ा सा कॉलेज डेज के अंदर था। अच्छा। और वहीं से कुछ प्रश्न आज भी मेरे मन में वहीं के वहीं स्टैंड हैं। दीपक भाई जब हम कॉलेज में थे ना, तो जैसे लड़के होते हैं ग्रुप बन जाता है, ऐसे हमारा 5-7 लड़कों का ग्रुप था, और वो मेरे स्कूल से मेरे घर के नेबर्स वाला एक ग्रुप था जो शुरू से हमारे साथ चल रहा था। और उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसकी छवि के अंदर हम उसको ना झल्ला बोला करते थे। झल्ला जैसे होता ना कि भाई लाइफ को कभी सीरियसली ना लेना, हाँ, केयर फ्री एटीट्यूड रखना, टेंशन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, शायद उसको कभी पता ही नहीं था। ओके। तो ऐसे ही एक दिन इनके दिमाग में खुराफात आया। वो भाई पहले कभी वहाँ विजिट किया होगा या उसने कहीं से सुना, तो इनके दिमाग में खुराफात आया जी कि एक दिन रात को पीने चलेंगे और पिएंगे एक हॉन्टेड लोकेशन तो पे। शांति की जगह पे, हॉन्टेड नहीं था उनके दिमाग में उस समय। ओके ओके ओके। एक शांति की जगह पे, और इन्होंने जी चूज की एक सिमेट्री कि हम वहां जाएंगे और आराम से पिएंगे। ये तो हॉन्टेड ही हो गई। शांति सोच खोज थी, और मैं ठहरा एक सूफी आदमी। तो सूफी आदमी हमेशा बनता है ड्राइवर। अच्छा। तो इनको था कि भाई गाड़ी चलाने के लिए हमें तू भी साथ चाहिए, और मेरे अंदर भी इंटरेस्ट था
कि चलो जाके देखते हैं होगा क्या, और मज़ा भी आएगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। दीपक भाई चले तो गए। तो ऐसा रहा कि जब हम वहाँ पहुँचे, 5 लड़के थे हम, बड़े माहौल के अंदर वहाँ पहुँचे, और उस समय में ना इतनी ज़्यादा CCTV कैमराज और स्ट्रिक्टनेस नहीं हुआ करती थी। तो हमने वहाँ पर जैसे हम एंट्री करे, वो बड़ी पतली सी सड़क है, अगर आपने ब्रार स्क्वायर के पास है, बड़ी पतली सी सड़क है। तो उस समय हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हम पहुँच गए जी। तो वहाँ पर माहौल बन गया, ये सब अपनी जैसे जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई और सामान भी ज़्यादा लेके गए, कोई चकना खा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ये वाला प्रोसेस चल रहा है। इसी में से ही यही भाई जिसको हम झल्ला बोलते थे, जो हमें वहाँ लेके गया, जिसके दिमाग में ये खुराफात आया, वो किसी चीज़ को ज़्यादा मानता भी नहीं था, और वो उस उम्र भी ऐसी होती जिसमें हम किसी चीज़ का बिलीव नहीं करते। सही बात है। तो वो ग्रुप में जब हम हंस खेल रहे हैं, तन्हाइयों को याद कर रहे हैं अपनी, उसी के अंदर दीपक भाई वो उठ के वहाँ से चला गया वॉशरूम करने। कहा जाता है ना, खुले में शौच मत करो, और ऐसी जगह पे वो चला गया। हम एहसास नहीं हुआ कि एक बार उठ के जा रहा है, चला गया। हाँ, नोट भी नहीं की बात। नोट भी इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंटली नोट भी नहीं हुई, क्योंकि हम सब बिजी थे, अपना बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं। सीरियस टॉक्स लड़कों की कमी होती है उस समय में, वही सब ज़्यादा चल रहा था। और पी के तो आपको पता ही है, कहीं ज़्यादा थोड़े सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। सही बात है। तो वही सेंटिमेंट सुन रहे थे, मज़ा ले रहे थे, और ऐसा सच कोई एहसास भी किसी चीज़ का नहीं हुआ। अचानक से देखते हैं, सुनते हैं कि वो चिल्लाता हुआ, घबराया हुआ हमारी तरफ भाग के आ रहा है। जबान उसकी लड़खड़ा रही है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, चलो फटाफट, मैं कह रहा हूँ तुम्हें चलो। तो हमें लगा कि यार इतने में चढ़ गई, अभी तो शुरू किया था, क्या हो गया, क्या हो गया अभी तो। लेकिन उसकी घबराहट देख के बाकी सबका फैसला रहा कि यार अब ये तंग करता रहेगा तो हम चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठे, और वो तो यूं घबराया हुआ था कि वो हमें इतना बोल के बस जाने की तरफ था कि मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम भी चलो। और चलो भी ऐसा बोल रहा था दीपक भाई जैसे लड़खड़ाती ना जब हम तलो। तो हम जब गाड़ी में बैठे, थोड़े खुले एरिया में गए जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी थी, और खुले एरिया में अपने हम आए। तो हमने उससे पूछा क्या हुआ, और सबके मन में यही एहसास था कि ये पीने की वजह से इसको चढ़ गई है, और ये सब वही इसको रिएक्शन है जो कि एक सोचा हुआ होता है, और ये इसकी हेलुसिनेशन है। जो बंदा ढंग से बोल नहीं पा रहा है, जिसकी जबान लड़खड़ा रही है, उसने क्या ही देखा होगा और क्या ही बोल रहा होगा। सही बात है। फिर भी हमने उससे पूछा कि तेरे को हुआ क्या अचानक से, माहौल तो अभी शुरू हुआ था, हुआ क्या। बोला यार मैं वहाँ पर वॉशरूम कर रहा था, और अचानक से यूनिफॉर्म में एक आदमी मेरे पास आता है, और मेरे एकदम करीब आके ऐसा बोलता है कि ऐसा काम आज के बाद दोबारा मत करना, और इधर नजर आया तो जीवन में ऐसा दंड दूंगा कि मौत से भी घबरा के भागेगा। ये उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स थे। अब हमारे मन में एक ये प्रश्न उठा कि ये जो कि बातें सही से नहीं कर पा रहा, पिया हुआ है, लेकिन इतना क्लियर कैसे बता पा रहा है कि इसके साथ क्या हुआ। अभी जो हादसा हुआ है कैसे बता पा रहा है। कह रहा है कि जी वो ना बिल्कुल एक फिटनेस फ्रीक जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा था, और उसने मुझे ऐसे वार्न किया कि अब मुड़ के भी मैं तेरे को यहां नहीं देखना चाहता। दीपक भाई 10-15 मिनट के लिए हम सब सीरियस हुए, और 16वें मिनट हम हंसते खेलते उसको पिया हुआ समझ के अपने अपने घरों में चले गए। 2-4-5 दिन हमारे ऐसे ही बीत गए। फिर वही फ्राइडे जैसे होता है, एक फ्राइडे नाइट आई, और अब खुराफात दोबारा से किसी दूसरे के दिमाग में आया कि चलेंगे तो वहां बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून था, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं था। और इस बेवकूफ ने हमारे मजे को किरकिरा कर दिया। सेंटिमेंटल बातें जो उस माहौल में निकलती हैं वो कहीं नहीं निकलती। और इसे देखिए, क्यों मैं इसको बार बार ये टर्म दे रहा हूं, क्योंकि हम इसको इसी नाम से जानते थे। एक बार इसने मना किया, नहीं यार मुझे डर लग रहा है। दूसरे बार बोलता है चलेंगे तो वहीं, समझ रहे, मतलब जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, चलेंगे तो वहीं चलेंगे। मैं तो ओके था। मैंने कहा जब जिसके साथ हुआ है वो जाने के लिए तैयार है। और मेरे अंदर तो थोड़ी सी और तेजस्वी बढ़ रही थी कि कौन से यूनिफॉर्म वाले वहां घूम रहे हैं जो हमें नहीं नजर आए, जिन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, और इसी को ऐसा क्यों बोला। एकदम आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि वहां का कोई केयर टेकर है। सही बात है। एरिया भी कैंट वाला पड़ जाता है ना वो।
बिल्कुल। तो आपका दिमाग में वही चीज आएगी मिलिट्री एरिया की, भाई कोई वहाँ का केयर टेकर है, उसने इसको वहाँ ऐसा पे बहुत सारी कमरे हैं, वॉर Exactly. सिमेट्री है। बिल्कुल जी। मेरे साथ भी वहाँ पर एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है बहुत सारे लोगों उसी के cemetery साथ के अंदर। है, बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन दीपक भाई यहाँ तक तो मजाक चल रहा था, यहाँ तक तो हम भी एक रिसर्च में, एक खुशी में, रिसर्च भी नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, एक खुशी में कि देखेंगे क्या होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद जीवन में किसी के साथ ना हो। अब हम दोबारा से निकले जाने के लिए और वो साथ तैयार, 3 लड़के गाड़ी में, 2 बाइक में, पीछे मस्तियों में सामान समून लेके थैलों में हम आ रहे, तुम चलो। अब वो रोड ठहरी नेहरू, लगभग 200 मीटर या 150 मीटर रहा होगा, हम वहाँ पहुँचने वाले थे और हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही थी। ओके। बहुत ही स्लो स्पीड में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पूरे जोश में, जोबन में लड़के भी सारे, और हॉर्न बजाया और मन में ये घबराहट थी कि सामने से कोई गाड़ी आ गई तो निकल नहीं पाएगी या हमें जल्दी चलो, और थोड़ा सा ही रह गया डिस्टेंस। अचानक से वो गाड़ी रुक गई। तो जो मेरे साथ लड़का बैठा था वो अच्छी डील डॉल का था, अच्छी बिल्ड का था। वो कहता मैं देखता हूँ, और ये जो मेरा दोस्त था ये पीछे बैठा हुआ था। तो वो उतर के गया और उसने थोड़ा एग्रेसिवली शीशे को खटकाया। डार्क कलर के शीशे थे, रात का समय था, कोई नजर नहीं आ रहा था अंदर कौन बैठा है, और ना ही किसी ने शीशा नीचे किया। ठीक है। उसने थोड़ा और एग्रेसिवली खटकाया और उसके बाद जो गाड़ी का हैंडल होता है उसको खींचा 2-3 बार। दीपक भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतनी देर में मैं भी हॉर्न कंटिन्यूसली बजा रहा था, तो देखता हूं अचानक से वही दोस्त पीछे वाला बहुत तेज स्क्रीम किया, ऐसा चिल्लाया मानो कि जैसे उसके साथ अभी कोई अनहोनी घटना हो गई हो। वापसी चलो, तुम्हें मना करता हूं, वापसी चलो। जबकि लाने के प्रोग्राम में उसकी रजामंदी ही थी कि चलेंगे तो वहीं। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है, और मैंने अपने दोस्त को हॉर्न बजाया। खैर उसने भी सुन लिया, इतनी तेज चिल्लाया कि बाहर तक भी उसने सुन लिया। वो बैठा कहता अब क्या हो गया ऐसे, अभी तो शुरू भी नहीं की, चलो तुम्हें पता नहीं है, तुम चलो। एक ही बात दोहराया जा रहा था, दूसरी कोई बात नहीं बोल रहा था। दीपक भाई उसकी घबराहट देख के थोड़ा सा मन में डर, और वहां का आप माहौल भी समझते हो, थोड़ा मन में डर हमारे भी पैदा हुआ। मैंने गाड़ी बैक रिवर्स करी, वहां कम से कम 4-5-6 बार लगती है आपको रिवर्स और आगे करने। हाँ जी। दीपक भाई जब तक मैंने गाड़ी मोड़ी, क्या देखता हूं वो जो गाड़ी खड़ी थी वहां, वो अब वहां नहीं है। हमारा ध्यान तो इधर था। तो जब हमने देखा कि यार एक तो इसने सारा प्रोग्राम किरकिरा कर दिया, हमारा मकसद वहां देखने के लिए था, और जब ध्यान गया तो वहां गाड़ी नहीं थी, गाड़ी खड़ी नहीं थी उस टाइम। अब वो किस स्पीड में गई, कहाँ गई, ये नहीं पता है। हम जैसे मोड़ के आए, हमें बाकी दोस्त भी बाइक में आ रहे थे, वो भी, हमने उनको बोला कि मुड़ के जाना है। हम वहां बाहर थोड़े से गए, वो अभी तक हल्का हल्का शिवर कर रहा था और कांप रहा था। अब बात थोड़ी इसलिए सीरियस लगी क्योंकि उसने अभी कोई पी नहीं हुई थी। हम सब भी एक बार के लिए इस मंजर को देख के थोड़ा सा टेक्निकली समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है उसके साथ। फिर हमने उसको वहां पर, जब आप बाहर आते हो एकदम चौक पे आ गए और वहां पर खुली जगह पे उसको उतारा, बोला क्या हुआ? बोला तुम मुझे हमेशा लाइटली लेके चलते हो। जब वो गाड़ी से उतरा था तेरा ध्यान उसकी तरफ था, वो लड़ाई कर रहा था। मेरे पास फिर से वो यूनिफॉर्म वाला आया और उसने बहुत कस के मेरे हाथ को यहां से पकड़ा और बोला तेरे को मना किया था ना यहां नहीं आना, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं, ऐसा दंड तू देख क्या करता हूं। और वो झट से गायब हो गया। दीपक भाई डर क्या होता है, मेरे गूज़बम्स आ गए। डर क्या होता है उसका एहसास पहली बार उस समय हुआ जब उसने अपनी जैकेट उतार के दिखाई। विंटर्स का समय था, उसने अपनी जैकेट उतार के दिखाई, लाल रंग का निशान था उसके हाथ में, किसी ने ऐसे पकड़ा हो। तब भी हम बहुत रिलेट इसलिए नहीं कर पाए कि वो उंगलियों के डायरेक्ट निशान नहीं थे, लेकिन बहुत डीप लाल रंग का, ऐसा जैसे लगभग मानो कि मेरी 2 उंगली के बराबर हो ऐसा, और पूरा ऐसे चारों तरफ जैसे बाजू बंद होता है। ये निशान अचानक से कैसे आया, ये निशान डालने वाला कौन था? अब हम उसकी बात पे थोड़ा सा एहसास हुआ और मैंने ये डिसीजन लिया उस समय पे। तब भी मैंने बोला कि तुम लोगों को ही पड़ी होती है उटपटांग जगह जाने की, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन दीपक भाई शायद वो आखिरी समय रहा होगा जब वो लड़का हंसा या उसने अपना जीवन जिया था, उस समय से, उस मोमेंट से पहले। अब हम इतना घबरा चुके थे और इस इंसिडेंट को समझ नहीं पा रहे थे।
तो हम लोग उस दिन सब अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने घरों में उतार दिया, जैसे जैसे अपने अपने घरों में चले गए। अब वो लड़का अपने आप में अलूफ रहना शुरू हो गया, अकेलापन, मानो कि जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त हो, ना वो हंसता खेलता था, ना हमें बुलाता था, और जो उसका तरीका हम जानते थे, जैसे कि भाई मैं ही चलूंगा, हम उसके साथ वो चीज़ें भी करते थे कि अरे भाई तेरे को क्या हुआ, चलना, वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, हम ऐसा बोलते थे। बट मानो दीपक भाई कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट सी खत्म हो गई और कुछ नहीं कहता था, एकदम चुप। एक दिन ऐसा प्रण लिया कि ऐसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी ज़िंदगी खराब कर लेगा। उसको पकड़ा, बैठाया, पूछा क्या हुआ तेरे को, हो गया, मान लिया कि ऐसा कुछ हो गया, नहीं जाएंगे, चलते हैं कुछ अच्छे तीर्थ स्थान चलते हैं, यही हमारी समझ थी। तो दीपक भाई उसने एक और दिल दहलाने वाली घटना बताई। क्या? बोलता है जिस दिन से मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं अपने जब घर पे सोता हूँ तो उसके घर में ना एक ऐसे भगवान की प्रतिमा लगी हुई है जहाँ 24 घंटे कीर्तन लगा रहता है, 24 घंटे। आप देखते हो ना बहुत सारी ऐसी फोटोज होती हैं जिसके पीछे रेडियो लगा होता चल रहा होता। कहता है ठीक 2:30 बजे, ये उसका बोलना था, ठीक 2:30 बजे ये कीर्तन बंद हो जाता है और किसी की बहुत ज्यादा चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आती हैं घर के अंदर, उसको घर में जब वो सो रहा है 2:30 बजे, और रोज ये फिक्स्ड टाइम है जब उसको ये आवाज सुनाई देती है। दीपक भाई ये आवाज उसके घर में बाकी रहने वाले मेंबर्स को किसी को सुनाई नहीं देती थी। जब तक हम इस चीज को समझते कि उसको कोई मेंटल इंपैक्ट हुआ है, क्या हो गया, उसको क्यों सुनाई दे रहा है, उसके साथ हुआ क्या। कुछ ही दिन बीते थे, रात का समय था, उसकी मदर का फोन आता है कि वो तुम्हारे साथ है। हमने बोला नहीं आंटी, हम तो अपने अपने घरों में हैं। बोला वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत देर से मिल नहीं रहा है। दीपक भाई हम सारे इकट्ठे हुए, उसके सारे घर वाले भी इकट्ठे हुए, हम सब ने अपनी पूरी कोशिश करी उसको ढूंढने की, उसको फ़ोन किए, मतलब कहीं उसका कोई पता नहीं लगा। कुछ घंटों के बाद पता लगता है जी कि उसने कर लिया, छत से छलांग मार के 7 वाले घर के अंदर, ऐसे उनके घर, ये घर और बीच में एक वॉल है, 7 वाले घर में वो गिरे हुआ था और ही वॉज नो मोर जब वो हमें मिला। दीपक भाई ऐसा एक रहस्य, ऐसे कुछ प्रश्न जो आज भी मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, और उसकी खोज में मैं बहुत आगे तक गया इस फील्ड में। सबसे पहला प्रश्न, ऐसा लड़का जो कभी जीवन में टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि उसने ये स्टेप ले लिया। प्रश्न नंबर 2, जब हम गाड़ी मोड़ रहे थे, इसके साक्षी तो हम भी हैं, वो गाड़ी गई कहां? इतनी जल्दी स्पीड में गायब होनी तो आवाज भी आनी चाहिए थी, और वो गई कहां? तो कुछ आगे डेड एंड है, एक बहुत ही पतली सी सड़क, उसके साथ लेफ्ट में मुड़ रही है, मेरे ख्याल से वो बाइक और स्कूटर के लिए वहां गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वो गाड़ी गई कहां? तीसरा प्रश्न, जो भी इंसान, भूत, प्रेत या जो भी उसको नजर आता था, आत्मा यूनिफॉर्म में, वो हम सबको नजर क्यों नहीं आई? शायद वो बाथरूम करने गया था, ऐसा कुछ। दीपक भाई ये प्रश्न है, और ये वाले स्टेप के बाद शायद मानो कि ऐसा एहसास, ऐसे चेंजेस आए जिन्होंने हमारा नजरिया बदल दिया इन चीजों को देखने का, क्योंकि ये आप बीती है, ये खुद से देखा, खुद से समझा, और इतने शॉर्ट स्पैन में ये सब कुछ हो गया कि हम इसका कुछ इलाज करते, इसको कुछ समझते, तब तक लाइफ वॉज एंडेड विदाउट एनी रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही बात, विदाउट एनी रीजन। क्योंकि अगर कोई परेशानी होती वो हमें पता होती, बचपन से उसको देख रहे हैं, पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या, वो तो शायद उसको बोलना भी नहीं आता होगा, और ऐसी घटना। तो यहां से दीपक भाई मेरी खोज शायद स्टार्ट हुई इस चीज की। और जो आपने बोला कि एक्सपीरियंस लाइफ के ऐसे होते हैं जो शायद हम माने ना माने, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। ये मेरी लाइफ का ऐसा एक इवेंट है जिसको मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही बात है। एक बार जब आप ये बता रहे थे ना उस सिमेट्री के अंदर, तो हमारे भी बहुत सारी कुछ डाउट्स थे जो वहाँ पर, मतलब डाउट्स ही रह गए कि हम वहाँ पर जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बहुत सारी टॉर्चेस हमारे ऊपर पड़नी शुरू हो गई, लेकिन कोई आया नहीं हमारे पास।
और वो ऐसा लग रहा था टॉर्चेस हमारे पास आए जा रही है। हम नॉर्मल चल के गए गाड़ी तक ना, फिर हमें अगर वहाँ पर कोई जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं वो एक्चुअल होते तो वो गाड़ी भी रोकते, आते भी, पूछते भी यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बस ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन हमने देखा तो कोई आ नहीं रहा है। दीपक भाई वो घटना मेरी लाइफ की ऐसी थी कि उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया में दोबारा जाना मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और जब आप ये जो बात बता रहे हो ये तो बहुत टाइम पुरानी बातें हैं। अब तो वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लग गई है प्रॉपर। अब तो दीपक भाई वहाँ पर फेंसिंग हो गई है, सीसीटीवीज लग गए हैं। अब तो आप वहाँ उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते हो। हाँ, बैरिकेटिंग हो गई है। सही बात है। अब तो वहाँ पर ये मैं लगभग आपको बात 2006-5-6 की बता रहा हूँ। पूरा जंगल था उस टाइम वहाँ पर, उस समय दूर दूर तक से जंगल। बिल्कुल। और उस समय में भी ये वाली इवेंट होने के बाद आप ऐसा समझ लो कि हम आपस में भी एक दंग रह गए कि ये हुआ कि हमें नहीं समझ में आई, आज तक नहीं समझ में आती। कभी कभी अभी भी जब हम आपस में बैठते हैं तो हम इंसिडेंट्स को सोचते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। और ऐसा जो हमने भी देखा, हाथ में निशान भी देखा, उसने जो बताया, लेकिन जब तक हम समझते कि उसी को क्यों सुनाई देता है ऐसे कीर्तन का कन्वर्ट होना इनटू चीखे और ये सब। और मानिए दीपक भाई हमने उसकी उस दिन की बात को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा ये इसके मन का वहम है, तू उस चीज से ऊपर आ। लेकिन कुछ तो था दीपक भाई, कुछ नहीं था, डेफिनेटली था जिसने उसको मजबूर किया ये स्टेप लेने के लिए। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, इसके लिए आपके परमात्मा करे दिन किसी को ना देखना पड़े। बिल्कुल सही बात है। आपने जो सर मेरे को आते अपने एस्ट्रोलॉजी की कहानी बताई ना, वो मेरे को बड़ी दिलचस्प लगी कि आपका कैसे आना हुआ एस्ट्रोलॉजी में। पहले तो आप शॉर्ट जैसे भी कह रहे थे आप वो बताइए, क्योंकि वो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सर ने कहा कि बहुत सारे पॉड्स में मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी जिसने वो ना सुनी हो वो बताए। दीपक भाई, जब मैं अपने घर में रह रहा था तो इट वॉज अ गुड प्लेस, मार्केट के अंदर ही मेरा घर था। और बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं जीवन में कभी काम नहीं करूँगा और रिलैक्स होकर खाऊंगा। और कैसे खाऊंगा कि यार इसकी ज़मीन की वैल्यू इतनी बढ़ रही है, मेन मार्केट में जमा है, इसको बेचूंगा और जो इससे पैसे आएंगे उस पैसों को अपना रेंटल बनाऊंगा और आराम से ठाट की ज़िंदगी जीऊंगा। काम क्यों करना है, हमारे भाग्य में काम नहीं है। तो दीपक भाई जैसे ही उसका समय आया, मैं अपने 20s के अंदर पहुंच गया था। तो जब उसका समय आया लेट 20s में जब मैं उसमें पहुंच गया था, तो जब उसका समय आया उसको बेचा। जब उसको बेचा तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी मैं एक ऐसे, तब ना मॉल कल्चर नया नया शुरू हो रहा था दीपक भाई, पता नहीं था कि ऐसा फ्लॉप शो भी होगा और कौन सा मॉल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। हाँ। तो उस समय में गाजियाबाद के अराउंड एक एरिया डेवलप हो रहा था बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने उनसे पूछा कि जी मैं अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी लगाने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इसमें लगा दूँ? तो उन्होंने कुंडली खोली, देखी और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल लगा दे, बहुत बढ़िया तेरा समय चल रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरे को लॉस हो जाए। दीपक भाई उसके बाद मानो मेरा दिमाग ही बंद हो गया। मैंने कहा इन्होंने भी अलाउंस दे दिया, मैंने टेक्निकली भी सब कुछ देख लिया था, इट वॉज ऑल गुड। और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। तो उस समय में मेरा 1000 गज का घर था, 1100 गज का। सो 1100 गज से मैंने अपनी सारी जो मेरे हिस्से में आना था सारा मैंने वहाँ लगा दिया और जो पैसे बचे उसका एक फ्लोर ले लिया छोटा सा, बचे ही उतने थे। सोचा यहाँ से रेंट आएगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टियां भी खरीद लूंगा। सही बात है। दीपक भाई वो इन्वेस्टमेंट डेड हो गई लेने के 6 महीने के बाद ही। उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर्स जा रही थी जिस वजह से वो प्रोजेक्ट सरकार ने रोक लगा दी और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसको डेंजर जोन का गवर्न कर दिया। अब वो मिट्टी हो गई। अब मेरे मन में क्या आ रहा था आप जानते हैं, दिल्ली से हैं आप भी। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत सारी गालियां निकल रही थी। फिर मैं उनके पास दोबारा गया, मैंने कहा ये क्या करवा दिया? दीपक भाई माने नहीं, बोले अरे कुछ नहीं है, छोटा सा फेज है, पैच है, बस तू अप्रैल की वेट कर और ये निकल जाएगा। अप्रैल निकला, यूं उनका दिए हुए समय निकलते गए तो मुझे वो सनी देओल की मूवी याद आ गई, तारीख पे तारीख। मैंने कहा इनके पास आने का कोई फायदा नहीं है। अध्ययन किया, ध्यान से बैठा, आराम से बैठा, लगा कि यार ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना ये लोगों को भटकाने के लिए है, तो मैं इसके अगेंस्ट प्रिपरेशन करता हूँ और इसके अगेंस्ट RTI डालता हूँ और कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस करता हूँ। तो दीपक भाई मैं एक्चुअल में वकील के पास चला गया। मैंने बोला जी कि एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट ना केस करो, RTI डालो, मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, तो कम से कम लोग तो ना बर्बाद हों, क्योंकि मैं तो वेला हो गया था, मेरे पास ना कोई काम ना पैसा, करूँगा क्या? तो उन्होंने बोला पागल है क्या, इसमें बहुत सारा धर्म और वो सब चीज़ें आ जाएंगी, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ अगर तू मुझे इसका कंटेंट ला के दे, प्रूफ्स ला के दे कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ गलत होती है। दीपक भाई मैंने कहा ठीक है, और मैं इसको पढ़ने के लिए निकल पड़ा उसके अगेंस्ट जाने के लिए। वो आपने कहावत सुनी है ना कि भगवान कहते हैं तेरा परम भक्त कौन? वो जो रोज पूजा करता है, जो रोज पत्थर मारने आता है। जो रोज पत्थर मारने आता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ।
तो जब मैं उसके अंदर घुसा और मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अरे यार, एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, उनकी ब्लंडर है। मेरी बुध की महादशा शुरू हो रही थी। बुध मतलब एक ऐसे प्लैनेट है जब पहले 6 महीने आपको कोई मंगल कार्य करना ही नहीं है, वो किस रुख जाएंगे पता ही नहीं है। और करते करते रिसर्च करते आज मैं आपके सामने आ गया। मुझे पता लगा ये सब्जेक्ट में खराबी नहीं है, आपकी रिसर्च कितनी है। यूँ कहने को तो आप बोल देते हो हम 25 साल के हैं। एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये चीज बताई नहीं? दीपक भाई 90% एस्ट्रोलॉजर्स लिखते हैं हम वी आर 25 years experienced, वी आर 35 years experienced, होंगे एक्सपीरियंस, लेकिन व्हाट इज योर रिसर्च? ओके, आपकी रिसर्च कितनी है? बिल्कुल आपकी सही बात एक है। क्रिकेटर अच्छा कौन बनता है? वो जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है फील्ड पे, वो नहीं जिसका बाप तेंदुलकर होता है। समझ गया मेरी बात? बिल्कुल तो सही यहाँ बात पर है। आपको ये देखना है कि व्हाट इज योर ओन रिसर्च। और मेरी दीपक भाई 10 से 11 लाख मिनट की सिर्फ एक रिसर्च है। मेरे पास कम से कम 2 रजिस्टर 700 से 800 कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया कि भाई एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गई एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। वो तो सीखते रहो, इट्स अ समुंदर। ये तो समुंदर है, जितना सही बात कहोगे है। रोज सीखते और जैसा आपने बताया, आपने इसकी काफी सारी वैरायटीज हैं, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजीज है और ये भृगु नाड़ी, जी, तो ये मेरी फेवरेट है। भृगुनंदी नाड़ी? हाँ, भृगुनंदी नाड़ी। तो ये तो समुंदर है सर, इसमें कितना ही घुस जाओ। केपी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न चाहिए, किसी के पास समय नहीं है, उससे भी पता लग जाता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि आपके पास कोई कुंडली आई और आप कुंडली देख के पता लगा सकते हो कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है। बहुत इजीली दीपक भाई। सबसे पहले टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर आपको सबसे पहले अपने चित्त को शांत करना है, अपने आप को शांत करना है। जब तक आप उसे नहीं करते हो यू कांट एंटर इनटू दिस फील्ड। मटीरियलिज्म में आपका माइंड इतनी जगह में डाइवर्टेड रहता है, इतना भटक रहा है, तो आप क्या ही किसी का देखोगे, खुद ही परेशान चल रहे हो। तो कुंडली देख के बहुत ही इजीली, खोलने से पहले ही डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कि इसके ऊपर किसी टाइप की ऊपरी हवा, भूत प्रेत या ऐसा कुछ है या हेलुसिनेशन है, ये भी पता लग जाता है। अच्छा, उसको लग रहा हो कि मेरे पर प्रेत बाधा है, कुछ है, तो हम उसका ये भ्रम दूर कर सकते हैं कि नहीं है, तू बिल्कुल नॉर्मल है। डेफिनेटली यस दीपक भाई। 80% केसेस में ये हेलुसिनेशन भी होता है। मैंने जैसे आपको एक सिमेट्री की बात बताई जो मेरे साथ घटना हुई। अब एक बंदा अगर यही सोचता रहेगा सारा समय तो उसके सबकॉन्शियस में वही आ गया। अब जब वो जा रहा है तो वो उससे मिस्टेकन भी हो सकता है, ये भी पता लग जाता है बहुत ही ईजिली। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। आप इंसान के ऑरा से फोटो देख के भी उसको बता सकते हो कि इसके ऊपर जो है वो ऐसी कोई एक्टिविटी रूल कर रही है। आप मेरे को देख के बताओ, आपको लगता है मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया होगा कभी? दीपक भाई आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किसी ने कोशिश की थी अपने एंड पे करवाने की। ब्लैक मैजिक कह लो या यूं कह लो कि अपने आप को ज्यादा हाई रखने की और आपको थोड़ा सा नीचे गिराने की। बट आपके ऑरा के अंदर ना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप क्या करते हो रेगुलर में प्रैक्टिस। आपके ऑरा में उतना शील्ड है कि वो आपको एक लेवल के बाद हार्म नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा करेगा, बीच में आप भी एक समय होता होगा कि यार थोड़ा सा यार कैसे होगा, कैसे बात बनेगी, लेकिन इट इज जस्ट अ फ्लैश ओवर अ नाइट। रात सोए सुबह उठे, चल यार मैं लग गया संघर्ष में, ये ऊर्जाएं आपके अंदर। तो आपको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। कुछ सर ब्लैक मैजिक केस बताइए आपके पास जो हाईलाइटेड हो, आपके दिमाग में छाप छोड़ रखी हो, एक कि ऐसा कोई केस आया था मेरे पास। इंटरेस्टिंग सा केस है, अभी रिसेंटली का है, आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, यूएस की थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि अभय जी, जैसे ही मेरे को अपनी, जैसे हमने उनकी कुंडली खोली, जैसे आपने बोला हम बातें कर रहे थे नॉर्मल में, सो उन्होंने बताया अपने साथ का इंसिडेंस। एक उनके 3 बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा बच्चा लगभग 15 से 16 साल का है, और बोले कि यार हम ना बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, मी एंड माई हस्बैंड, सॉरी हैप्पीली मैरिड थे, मी एंड माई हस्बैंड। ओके। और वो बोले जी कि मेरे हस्बैंड इतने स्किलफुल हैं, और जब मैंने उनका फेस देखा, मैंने बोला सबसे पहले ना मैं फोटोज मंगवाता हूँ। तो जब मैंने उनका फेस देखा और मैंने बोला यार इस आदमी में तो बहुत कैलिबर है, तो जंगल में भी रोटी कमा के अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। एंड शी अग्रीड, उन्होंने बोला बिल्कुल, हमने बहुत राइज किया यहाँ आके, बहुत इतना राइज किया कि वी हैव रीच टू अ पोजीशन कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक कंपनी के अंदर बहुत ऊपर पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, और द लेडी वाज आल्सो वर्किंग। दोनों जन काम कर रहे थे, अपना घर था यूएस में, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बोले सडनली क्या हुआ, 3-4 दिन से देखा कि मेरे हस्बैंड का ना मूड बहुत अच्छा नहीं है मेरी तरफ, रूखे रूखे मेरे से बात कर रहे हैं। समझ नहीं पाई। 2-4-5 दिन और निकले, उनको कोरेदा तो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। बोले ऐसा लगा कि हम ना शायद रोबोटिक जिंदगी में आ गए, आपस में कोई बात ही नहीं हो रही है। जनरल चीज़ें यहाँ में कितनी जनरल लग रही हैं। उसी में दीपक भाई उन्होंने एक दिन आके, उनके हस्बैंड इवनिंग में आके बोलते हैं
मुझे तेरे से तलाक चाहिए, तू ये कलेश का कारण। तो कहती मैं तो समझ ही नहीं पाई ये क्या बोल दिया उन्होंने मुझे, तू ये कलेश का कारण, मुझे तेरे से तलाक चाहिए, ये बात कहाँ से आई? भाई एक अच्छा खासा जीवन जीता हुआ, एक केयरिंग हस्बैंड जो बच्चे हर चीज़ सब कुछ बहुत अच्छे से चला रहा है, अचानक से ऐसी बात क्यों बोल रहा है? बोली पहले तो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही लाइन में एक बात बोली, मर जाऊंगी तो मैं तलाक नहीं दूंगी। कहते क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी कि ये ऐसा है ही नहीं, और उनका रिलेशन बेसिकली बिफोर मैरिज भी था। तो बोली मैं बहुत अच्छे से इनको जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ खोजबीन करनी चाहिए कि ये हुआ क्या मेरे हस्बैंड को। अच्छा। तो वो निकल पड़ी स्पाई बनने पे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता लगा कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, ओके। जो कि अभी पीछे कुछ महीनों से शुरू हुआ है विद द एम्प्लॉई। वो सीनियर थे अपनी ही जूनियर के साथ। ओके। तो जैसे एक स्वाभाविक लड़की सोचेगी, उनको लगा कि शायद मैं गृहस्थी में या उम्र का एक वो फर्क पड़ गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्रों में फंस गया। बात सिर्फ यहां तक नहीं थी दीपक भाई, उनको लगा कि ये लॉजिकल हुआ और उन्होंने फिर भी यही बात बोली कि ठीक है मुझे पता है तुम क्या गुलछड़े उड़ा रहे हो, जो मर्जी कर लो, तलाक तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। ओके। रहूंगी तो मैं ही तुम्हारी, तुमने जिसके पास जाना है जो करना है कर लो। दीपक भाई फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय बाद ना जो लेडी थी जो मेरे पास आई, उनकी हेल्थ इफेक्टेड होनी शुरू हो गई। यहां तक तो इट वॉज मेयर लॉजिक और ये बहुत आम वाक्य है, यहां तक उन्हें कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। और उनकी ना हेल्थ इंपैक्ट होना शुरू हो गया, उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया और वेट भी ऐसा अटपटा सा। हाँ। उनके हाथ इतने वीक हो गए जैसे कि उनकी पकड़ जो है ना वो किसी चीज को पकड़ ना पाए। ओके। और एक बड़ी रेयर डिजीज होती है जिसमें हाथ थोड़े छोटे हो जाते हैं, आपके श्रिंक हो जाते हैं, बहुत रेयर डिजीज है ये। उनको उसकी बिगिनिंग हो गई। अच्छा। जब तक वो इसका क्योर कराती, डॉक्टर्स पे जाती, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल गया डिसेबल्ड का। सोचो डिजीज कहां तक पहुंच गई। काम तो उनको छोड़ना ही पड़ा क्योंकि अब वो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हो पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अभी भी कर रही है क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। इस समय पे वो मुझे मिली जब उनके साथ ये सब घटनाएं हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रही है, हो क्या गया, बहुत जगहों में गई। जब इस समय मिली, उनकी पूरी केस स्टडी हुई, उनकी सारी चीज़ें देखी। दीपक भाई उनके हस्बैंड की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो दोबारा से अब अपने वाइफ ओरिएंटेड ही हैं और अपनी फैमिली की तरफ बहुत ध्यान रख रहे हैं। अच्छा। पकड़ में क्या केस आया, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे वो लेडी बहुत ज्यादा थी इनटू ऑल दिस, जिसको हम बोलते हैं जी ब्लैक मैजिक या यूजिंग ऑफ द तंत्र इन द नेगेटिव सेंस। खुद से नहीं करती थी, किसी से करवाती थी। उन्हें क्या खिलाती पिलाती थी कि उनके दिमाग को ऐसा बंद कर दिया कि वो ही अपनी वाइफ के कपड़े ले जाके उसको देते थे, उसके अंडरगारमेंट्स दे देते थे, वो ही दे देते थे खुद ही। तभी तो उनके ऊपर इतना भयंकर अटैक आया। और इसका तथ्य क्या निकला, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार अपने हस्बैंड को ये बोल दिया था कि मर जाऊंगी लेकिन तेरे को तलाक नहीं दूंगी। तो उन्होंने उनके ऊपर ऐसा इंपैक्ट करना था कि वो आउट ही हो जाए जीवन से। मारणी गिरिया जिसको कह सकते हैं। दीपक भाई मैं हमेशा कहता हूं कि उतनी लेट भी नहीं आना चाहिए कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए। अब चल रहा है उनका कार्य, परमात्मा करेगा कि वो जल्दी ठीक हो इस चीज से भी। बट ये देखो कितना भयंकर अपने ऊपर वो इंपैक्ट ले लिया। और इसका अगर आप दिखाओगे तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगी। ये 7 महीने का फेज आया कि उनके जीवन में जो इतना परिवर्तन डाल गया, आज वो दोबारा से वैसे ही हो गए हैं जैसे वो पहले थे, अगेन सब कुछ। और रियलाइज कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ हो गया, रियलाइज भी कर रहे हैं, बट वी आर हेल्पलेस इन दैट। अब तो हम सिर्फ उस चीज को काट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है अपना, कुछ बता सकते हो आप काट करने का, या फिर दीपक भाई सीक्रेट्स है? नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि वो एक कहावत सुनिए, मेरे गुरु ने मुझे बोले थे। वो उतने सिद्ध थे कि वो डेड मैन के ऊपर भी हाथ रखेंगे ना तो बता देंगे इसकी जीवनी कैसी निकली होगी। ये सिद्धि थी उनके पास। ओके। तो उन्होंने मुझे कुछ अपने शब्दों में बताया जिसको मैं अपने वर्ड्स में आपके आगे रखता हूँ। जो रखते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, जो रखते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, यकीन से सीनों में रखते हैं धर्म, जो मकसूदे आला समझे मुझे वही भक्त है सबसे प्यारा मुझे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करो पूरी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से मेरी तरफ सरेंडर कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कहां से कहां तक लेके जाता हूं।
जितने भी मैंने बहुत देखा है पिछले 2 साल में दीपक भाई, जितने तांत्रिक बड़े हैं ना, शायद इतने कभी बड़े ही नहीं। ये जब से पॉडकास्टिंग और यूट्यूब का कल्चर आया है, तंत्र तो समझ लो हर घर में आना शुरू हो गया है। कई लोग इसके लिए हमें ब्लेम करते हैं वैसे। हर बंदा सिद्धि कर रहा है। नहीं, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तंत्र का मीनिंग पता है? जो तंत्र आ रहे वो बोलते हैं शिव तंत्र है, शक्ति तंत्र है। आप कभी उनको काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि हम शिवलिंग को अभिषेक क्यों करते हैं? 70% तो आपको उसी का आंसर नहीं दे पाएंगे उसमें से। हम अभिषेक क्यों करते हैं शिवलिंग का? बताइए। उसके बाद जो तंत्र है, जो उस शक्ति को अचीव कर लेता है, तांत्रिक वाली, वो उस शक्ति के ऊपर कभी भी उसका प्रचलन करने इजीली ऐसे कैमरा के आगे नहीं आएगा। और मैं नहीं कह रहा कि उनके पास कोई शक्तियां या उन्होंने कोई चीजें अटेन नहीं की होंगी, लेकिन आपको पता है ना, हमारे महादेव बहुत भोले हैं, हमारे शिव शंकर बहुत भोले हैं। और इतिहास गवाह है कि जितने भी असुर, राक्षस, इन्होंने जितनी भी पावर्स या एनर्जीज गेन की हैं, बाद में अंत शक्ति और विष्णु जी ने ही उनका किया है। तो ऐसे ही अगर आप तंत्र को भी माने तो इसके अंदर एक आप पॉजिटिव और एक सात्विक अप्रोच लीजिए। इसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो अधूरा ज्ञान रखते हैं। आप पूछ रहे थे कि हम शिवलिंग का अभिषेक क्यों करते हैं। ये बड़ी पुरानी कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसके अंदर, ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले विष निकला। तो हमारे भोले बाबा ने बोला कि इसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो जब वो ग्रहण कर रहे थे तो माता पार्वती ने उनके कंठ में रोक दिया, जिस वजह से उनका कंठ नीला हुआ। उस समय के बाद उनका तापमान, वो विष इतना गर्म और इतना पॉइजनस था कि उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उनका पसीना और तापमान इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि इस समय में असुर और देव वो भूल गए जो वो जिस मंथन के लिए आए थे, और वो भगवान भोले शंकर के ऊपर जो विपत्ति आई थी उसको शांत करने के लिए लगे। उस समय में सुझाव मिलने पे उन्होंने अभिषेक किया परमात्मा का, जिससे कि दूध, जल, जिससे कि तापमान को ठंडा रखा जाए। और इस प्रथा को आगे बढ़ाया श्री गणेश भगवान ने। जब भगवान शिव की युद्ध हो रहा था, शायद जलंधर के साथ था या तारकासुर, मैं भूल गया हूं, दोनों में से किसी के साथ युद्ध हो रहा था, तो उसमें भगवान थक गए। दोबारा से उनका तापमान बढ़ा, क्योंकि उनका टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो उनका तापमान बढ़ा और वो थकावट सी महसूस करने लगे। उसी समय भगवान श्री गणेश ने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना शुरू किया और परमात्मा दोबारा से अपनी एनर्जी को वापसी पाए। उनका तापमान ठंडा हुआ और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। तो जब हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं ना, तो हम परमात्मा को, आप आज किसी के घर जा रहे हैं तो आप उसके साथ लड़ाई करके उससे कुछ मांगेंगे, या वो उसका तापमान बढ़ाओ तो आप कहेंगे भाई तू छोड़, मुझे तो ये दे, तो आप उसको पहले प्लीज करेंगे। सही बात, प्लीज करेंगे। तो दिस इज अ वे कि जिससे आप पहले परमात्मा को शांत करते हैं, उनकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, उन्हें ठंडा करते हैं, और फिर आप अपनी बात रखते हैं। और भी इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बट तंत्र के साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर हैं दीपक भाई, क्योंकि बहुत अधूरा ज्ञान मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से हम तंत्र है क्या? आप तो इतने पॉडकास्ट करते हो, तंत्र है क्या? किसी ने आपको आज तक एक्सप्लेन किया ऑन या ऑफ द कैमरा? दीपक भाई, तंत्र इज ए टेक्निक। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने उसको ओवरकम कर लिया। जैसे आज आप यहां से बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में मोबाइल फोन से बात कर लेते हो, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इसलिए तंत्र जो है वो कम होता गया। तंत्र क्या था? तंत्र बॉस कि हम अपनी ऊर्जाओं को, जिसको हम पहले वन में टेलीपैथी बोलते थे, उस लेवल तक अपने सबकॉन्शियस को अटेन कर लेते हैं। तंत्र मीन्स प्लीजिंग द डीटी थ्रू द मंत्रास एंड यूजिंग द एनर्जी ऑफ द तन। बिल्कुल सही बात। उसको इकट्ठा कर लेना, अपनी ऊर्जा को। सही अच्छा तांत्रिक यहां बैठे बैठे आपके सामने लगे इस बोर्ड को गिरा सकता है नीचे। अब वही तंत्र जो मैं देख रहा हूं, तांत्रिक मार्केट में आ रहे हैं और अपने आप को एडवर्टीज कर रहे हैं। तो अगर आप ही को एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ रही है तो तंत्र कहां गया आपके पास? आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाओ और लोगों को अपने पास खींच के लाओ। प्रॉब्लम इज कि अधूरे ज्ञान के अंदर ही आ गए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अंत कौन करता है किसी भी बुराई का? परमात्मा का सुदर्शन। तो जो आपने बोला ना टेक्निक किया, वो मेरे गोविंद की एनर्जीज हैं, वो मेरे गोविंद की साधना है। अगर आप कहते हो कि वो तंत्र है तो मेरे परमात्मा का है। उसके थ्रू ऐसी कोई विधि नहीं जिसका अंत ना किया जाए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। हाँ जी। एक और किस्सा सुनाता हूं। हाँ जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे। आपने बोला कि जी तंत्र, और मैंने कहीं 2-3 जगह सुना कि क्या ये तंत्र रिवर्ट मारता है। तो लोगों ने बताया कि अगर आप तंत्र को, अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लो
तो आप किसी की तरफ भी कुछ भी कर लो, कोई मर्जी आप नेगेटिव क्रिया वशीकरण कर लो, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। दीपक भाई, एक केस आया, जैसे हम इस ग्रुप में रहते हैं तो कहीं फ्रेंड सर्कल भी होता है ना आपका सेम प्रोफेशन का। एक केस आया, उसमें उन्होंने बताया जी कि बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदा था, एक आप ही के साइड का था, हरियाणा साइड से बिलोंग करते थे। बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली, फाइनेंशियली बहुत अच्छी। उनके ऊपर ना किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई जमीन जायदाद का लेके, है ना, ये तो आम बात है, ये तो चलता रहता है। तो ये उनका चल रहा था। तो वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ अनहोनी हो गई, तो उनके ऊपर एक केस हो गया। उस केस को दबाने के लिए उन्होंने विक्टिम की फैमिली को साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, जैसे कि पावर, पैसा, धमकियां सब कर दी। वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे, वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। तो दीपक भाई, इन्होंने अपनी छवि को भी मेंटेन करके चलना था। इन्होंने एक रियल और बड़े सीक्रेट तांत्रिक की मदद ली। अच्छा, बहुत रेयर, वो आपको ऐसे इजीली नजर नहीं आएंगे, बहुत रेयर और बड़े सीक्रेट तांत्रिक की मदद ली, और विद इन 21 डेज इनको रिजल्ट भी मिला। विक्टिम की पार्टी ने खुद ही केस विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तो कितनी अच्छी प्रथा नजर आ रही है। दीपक भाई, जिसके लिए भी उन्होंने जमीन ली या जिसके लिए भी उन्होंने जो भी कुछ हड़पा वड़पा या जो भी लड़ाई करी, वो किसके लिए ली? आगे अपने बच्चों के लिए। तंत्र का साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि आप पे ही आएगा, वो आपके सह परिवार किसी भी आ सकता है। दीपक भाई, 7 दिन भी वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए, 7 दिन भी नहीं। उनके इकलौते बेटे का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अब यहां पर एक बात आती है कि जी एक्सीडेंट हो जाए तो एक ही चीज आप बोल सकते हो कि यहां तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, और इतना भयंकर हो तो फिर शरीर रहना नहीं चाहिए। दीपक भाई, आज इस बात को पता नहीं कितना समय हो गया, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से भी ऊपर हो गया, वो लड़का यहां से खाता है, पाइप लगी हुई है, पाइप लगी हुई है। गाड़ी पूरी खत्म थी, ये बाहर हाईवे वाले रोड पे, इतनी हड्डियां और इतनी वो चीज टूटी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अब मजे की बात सुनना, एक्सीडेंट होना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस रोड पे जहां उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, कंप्लीट फैमिली गाड़ी के अंदर थी। लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था, 7 वाली सीट पे बैठा हुआ था। जो सरिये का ट्रक घुसा, तो सरिया तो कॉमन होगा, ड्राइवर के भी जाना चाहिए, उसके भी बच गया। इंटायर फैमिली को छोटी मोटी जो भी चोटें फर्स्ट एड आई, उस लड़के के साथ देखो क्या हो गया। यह तंत्र का ही साइड इफेक्ट है। एंजॉय करोगे आप अपना वो धन जो आपने लिया, जो आपने जिस चीज को दबाया, वश में किया, वो हो सकता है अब आपके साथ। आपने उनको जिस तरीके से दबाया और जो भी कुछ करवाया, तो तंत्र के बहुत भयानक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। ग्रीड तो इसका कभी मकसद था ही नहीं, और जब जिसने ग्रीड की है, राजा बलि से लेके आप कहीं पर भी देख लो तो आपके सामने सब कुछ है। तो एंड में बलि ने क्या किया? अपना ही बलिदान दे दिया, यही तो किया। मोक्ष ही सत्य है। बलि के कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है? बलि विधान सही है, गलत है? दीपक भाई देखो, ये ना बहुत डिबेटेबल है। ये 12 पॉडकास्ट में पूछ चुका हूं मैं, ये बहुत डिबेटेबल और है, 12 आंसर मिले हैं मुझे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे, आप जानते हो ना कि तंत्र के अंदर एक समुदाय है, नाथ समुदाय है ना, नाथ, वो बड़े अघोरी, और इसके अंदर रखे हमारे पास बहुत सारे नाथ संप्रदाय। तो उनके जो गुरु हैं वो हैं दत्तात्रेय भगवान, जो त्रिदेव का मिश्रण है, जिनको कहते हैं कि जी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उनके मिश्रण है। तो साहब ऐसा है कि ही वॉज द फर्स्ट टू टीच तंत्र, ही वॉज द फर्स्ट टू टीच तंत्र। लेकिन ये बलि का कंसेप्ट कब प्रचलन में ज्यादा आया, कब ये ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ? ये ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ, चल तो ये सदियों से रहा है, लेकिन ज्यादा ओवर इसका रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस पे लोगों ने नहीं देखा, बट देना है कालिदास के बाद से। कालिदास की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी जीवन जो है ना, वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन में था। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सब तो जानते हैं कि कालिदास क्या थे, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे थे। तो जब कालिदास अपने आप को अवेकन करने गए या ज्ञान लेने गए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, लेकिन फिर भी उनको वो ज्ञान नहीं मिला जिस टाइप का वो चाहते थे। वो माँ काली के शुरू से बड़े अच्छे भक्त रहे, तभी उनका नाम कालिदास था, क्योंकि उसी मंदिर के वो पास रहते भी थे। तो उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से कुछ गिरे थे या कुछ दरवाजा खोल रहे थे, कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि उनकी जीभ कट के गिर गई, नीचे गिरे तो उनकी जीभ में कट लगा और उन्हें माँ काली के स्वयं दर्शन हुए। दैट वॉज द पॉइंट जब उनकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया, और उसके बाद ही बिकेम द फेमस पोएट एंड द फेमस राइटर ऑफ ऑल टाइम्स। अब ये बात वहां कैसे फैली कि उन्होंने कुछ बलिदान दिया,
बलि दी अपनी और ही। इससे उनके अंदर एक माँ काली ने उनके ऊपर एक प्रकोप किया। मुझे पता कि बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, मैं तो मान रहा हूँ कि ये डिबेटेबल टॉपिक है और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता हाँ हूँ। जी। बट उसके बाद ये प्रथा बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई, बलि प्रथा। बहुत स्पीड से। सही है कि गलत दीपक भाई, ये तो करने वाला जाने, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। लेकिन मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, असुर शक्ति से हमेशा जीत देव शक्ति की ही होती है, तो हमेशा देव प्रथा में जाइए, उसी के अंदर हमारी एक, जिसे कहते हैं, एक मोक्ष प्रदान होता है। तो मेरा कहना यही है। आप जो बता रहे हो दत्तात्रेय भगवान, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। दीपक भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते, हम नहीं मानते हैं, ये भूत भूत होते क्या है, हम ये आज की साइंस की दुनिया में हैं, आओ आप लोगों को भूतों का मेला दिखाता हूं। दत्तात्रेय भगवान का दत्तात्रेय टेम्पल है कर्नाटका के अंदर। अच्छा। जिसको भी ये लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते, जरूर वहां जाएं, विजिट करें, एक आध हफ्ता रहें वहां। थर्सडे के दिन ज्यादा क्रियाएं होती हैं, तो आप जरूर रहें। दीपक भाई, दत्तात्रेय भगवान के टेम्पल में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या घटनाएं होती हैं, आपके साथ जो भीड़ में लोग जा रहे हैं, आपके साथ आम लोग चल रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और वो आप ही में से एक लग रहे हैं, एक आम लोग हैं। हाँ जी। और सडनली आप देखते हो एक समय आता है, मध्याह्न आरती होती है उनकी, विच इज रिलेटेड टू दी सर्टन मूवमेंट ऑफ द सन। एक सूर्य की डिग्री जब चोटी को पार करती है मंदिर के, तो उस समय में लगभग 11:30 पौने 12 बजे वो मध्याह्न आरती करते हैं शुरू। और जैसे ही मध्याह्न आरती अपनी पीक पे पहुंचती है, जो लोग आपके साथ नॉर्मल चल रहे थे, जो लोग आप ही के बीच में से थे, आपको बड़े पक्के दिल का होना पड़ेगा, वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर रहे हैं, पैरानॉर्मल, ऐसे ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं। आप क्या बोलोगे दीपक भाई, एक 55 या 56 साल की लेडी हैविंग अ गुड वेट, और वो सडनली एक पोल को क्लाइम कर रही है। क्या बोल, आप कभी माने, आपकी आंखें नहीं मानेंगी। और जो लोग वहां पर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, शायद वो उन्होंने खुद ने भी कभी ना सुनी हो। एंड बिलीव मी, ऐसी भी मान्यता है कि वो भगवान को भी, दत्तादेव को भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, बुला भला बोलते हैं, क्योंकि वहां अब उनको पता कि वो वहां से निकलने वाले। लेकिन खैर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसी ऐसी चीजें आपके आसपास होंगी कि आपको लगेगा कि भूत, और ये एक बंदा नहीं कर रहा है, भरमार इकट्ठी होगी आपके आसपास। वही लोग जो कुछ देर पहले आपके साथ बिल्कुल ठीक थे, आपको ये भी नहीं पता मेरे साथ वाला तो नहीं शुरू हो जाएगा। अच्छा। और दीपक भाई, ऐसे आपके पास जवाब नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 56 57 ही रही होगी, गुड वेट आपके सामने ऐसे चढ़ रही है, जो फिटनेस होने के बाद, जिम करने के बाद आप नहीं चढ़ सकते। पोल को क्लाइम कर रही है प्रॉपर, क्लाइंब, कमाल हो गया। और दीपक भाई, ऐसी भी मान्यता है कि जो वो टेम्पल है, दत्तात्रेय टेम्पल, उसके अंदर जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो, वहां चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। हाँ। वहां पर अपने डिवोटीज के साथ आज भी दत्तादेव, दत्ता भगवान, उनके साथ कन्वर्सेशंस होती हैं, वार्तालाप होता है। ओके। और ये इतना ही सत्य है, अगर आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहें तो सिखिज्म में गुरु गोबिंद सिंह ने हाँ जी। इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, रुद्र अवतार। ओके। उस पे भी, वहां पर भी आपको इनका वर्णन मिलता है। ये माना जाता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज का आपको जो समाप्ति है, वो आपको यहीं से मिल जाती है। तो ये दत्तात्रेय और जो भूत लोग पे नहीं ये मानते बड़ा नया कॉन्सेप्ट था और मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना सर, ये तो बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ दीपक भाई, जो भी लोगों को लगता है ये होता नहीं होता, अपने अपने घरों से निकलो और एक बार विजिट करके आओ। मैं तो फिर जाऊंगा। जरूर कमेंट सेशन में मैं या तो आपको पक्का जाने वाला बताएं हूं। कि भाई उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। लेकिन रुकना एक हफ्ता जरूर है, क्योंकि थर्सडे के दिन वहां पर ये चीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और अमावस्या के दिन तो मेरे ख्याल से वहां कोई जाता भी नहीं है शायद। तो वहां पर कुछ प्रथाएं हैं, और आप, मैं तो कह रहा हूं जरूर जाओ, और आपको बड़ा ऐसी ऐसी चीजें, और बस ऑब्जर्व करना, जो आपके आसपास लोग चल रहे हैं पहले, उनको ऑब्जर्व करना, और आरती के पीक के समय पे देखना क्या होता है। ऐसा हो नहीं सकता सर कि हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर आए और हम उनसे रेमेडीज ना लें। जी, तो रेमेडीज आपके पास, मैं बता देता हूँ पहले ही, कैश फ्लो के ऊपर रेमेडीज, कुछ ऐसी रेमेडीज दीजिए। ब्लैक मैजिक से थोड़ा बहुत घरेलू उपाय, ताकि ब्लैक मैजिक से बचा जा सके, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकें। हाँ, प्रोटेक्टिव रख सके। सो दीपक भाई, सबसे पहले कई चीज़ें के इलाज तो हम घर बैठे फर्स्ट एड में यूं से कर सकते हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं और कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं आपके साथ कभी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा, जो मंदिर परिसर और जो भी ऐसी जगहें होती हैं उनके बाहर शरीर को छोड़ देती हैं,
अंदर जाता है इंसान, बिल्कुल बढ़िया से रहता है, जितने दिन वहाँ रहता है अच्छे दर्शन करता है, और जैसे ही बाहर आता है फिर उसके अंदर वो आ जाती है। इसकी भी बात करेंगे। Okay. और ये भी बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। तो आपने जैसा बोला कि जी रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका ब्लॉक्ड मनी, किसी ने पैसा फंसा लिया है, दबा लिया है और आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपल सा एक उपाय करना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करें और मैनिफेस्ट करें कि जिस भी इंसान ने आपके पैसे दबाए हैं या खा गया है, उसको आप नहीं, माँ दुर्गा उसको आपकी तरफ झुकाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपके पैसे बहुत जल्द आपके पास वो खुद आके वापस देके जाएगा। लोन से ग्रसित लोग जो है दीपक भाई, जिनके ऊपर भी लोन या कोई मनी अपॉर्चुनिटी नहीं खुल रही है, तो उनको सिर्फ 3 काम करने हैं। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव और धन धान्य देने वाले देव के आगे 3 समय, दिन के जो 3 समय होते हैं वहां पर दिया जलाना है। ओके। कैसे जलाना है? सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी भी लेवल की कोई भी मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा और आप पैसा कमाने की बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, मेहनती भी हैं, बट यू आर नॉट ओपनिंग विद एनी सोर्स, तो आप सुबह 8 बजे से पहले अपने इष्ट देव के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। आप शाम 5 बजे अपने कुल देवता के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। और जहां पर आपको धन धान्य खोलना है, वहां जो आपकी कुंडली में आपको पैसा देने आए, आपके धन के गुरु, आपके धन के देव, उनको आप संध्या यानी कि 7-8 बजे के बाद साउथ डायरेक्शन में उनका दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ये 3 दीपक नित नियम 60 दिन भी जला लेंगे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपके स्तोत्र ना खुले। ये चीजें होने लग जाएंगी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जी हमें अपने कुल देवता नहीं पता है। हाँ। तो कुल देवता जानने का बड़ा आसान तरीका होता है। अगर आपको कुल देवता नहीं पता है, कुल मतलब जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, जो कुल से चलते आ रहे हैं, जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं, तो आपकी कुंडली में जो भी चौथा भाव होता है, 4th हाउस, जो भी उसके अंदर ग्रह बैठा है या जो उसमें राशि बैठी है, जो उसके ऊपर ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल इफेक्ट डाल रहा है, उसी के जो डीटी हैं वो आपके कुल देवता है। ओके। और जो ग्रह आपको सबसे ज्यादा धन धान्य देने के लिए आता है, वो जो 11वां भाव है, जो 11th हाउस है, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। किसी भी टाइप की इच्छा रखो ना, वो जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल उसमें इफेक्ट डाल रहा है, उसकी डीटी आपके धन देने वाले ग्रह हैं। क्या बात है। और लास्ट में सर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक दीपक भाई, ब्लैक मैजिक के ना अन्य तरीके और अन्य सोर्सेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो हमारे पितृ कहाँ वास करते हैं? ये गया में मैंने सुना था कुछ। हमारे पितृ वास करते हैं चंद्रमा पे। ओके। जितनी भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं या जितनी भी ये तंत्र विद्याएं या ये चीज की जाती है, ये अमावस्या के दिन ही क्यों की जाती हैं? मून का बहुत क्लोज रिलेशन है। एक कुंडली में आपने मेरे से पूछा था कि कैसे एक जातक का पता लगता है, उसके शरीर को देख के उसका ग्रह भी आप झट से बता सकते हैं, उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। मैंने अभी तक ना आपकी कभी डेट ऑफ बर्थ पूछी है, ना मैंने आपकी कुंडली कभी देखी है। आपको मैं 100% लिख के दे रहा हूं, आपका मंगल बहुत प्रबल होने वाला है। आप देख लीजिएगा, किसी से भी अपनी कुंडली चेक करा लेना। हमारे शरीर में सारे ग्रह, आप सही कह रहे हो, हमारे शरीर में सारे ग्रह स्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से शील्ड क्रिएट करनी है अपने पास, तो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आप रोजाना एक मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इसका जाप 108 बार रोज करेंगे ही करेंगे। और खासकर अमावस्या के दिन आप दूध का सेवन नहीं करेंगे और खीर प्रसाद बना के आप गरीबों में बांटेंगे। इससे चंद्रमा हमारा ठीक है। अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आप बहुत सारी नेगेटिविटीज को अपने से दूर रख सकते हैं। एक दीपक भाई, नजर दोष या बड़ी जल्दी हमसे लोग जेलस हो जाते हैं, कंपटीशन की फीलिंग रखते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप के कंपटीशन या जेलस फैक्टर या ईवल आई से बचना है, तो आप एक छोटी सी डब्बी में हल्दी अपने पूजा घर में रखें। रोज उसमें से 1/4 टीस्पून निकालें, उसमें 2 ड्रॉप्स लेमन के मिला के अपने दोनों कानों के पीछे, अपनी जीभा पे और अपनी नाभि पे लगा के ही घर से निकलें। जीवन में कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बहुत ही मजा आया सर आपसे बात करके। और ये वाली जो नजर दोष था ना लास्ट में, ये मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, क्योंकि ना कई चीजें होती है, जैसे मेरे को जो लगता था अब घर पे जो पहले चला करता था वो बाती वाला, वो नजर उतारने के लिए। हाँ, नजर ये हमें अपने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके। जब आपने लेमन और हल्दी को मिक्सर में बनाते हो ना, ये आपके आगे एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर देती है कि जिससे कोई भी ईवल या छोटा मोटा कोई भी इंसान आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा।
ओके। ये उसके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। और एक नमक भी होता है, नमक की चुटकी से अपनी नजर वो उतारना वो ही है, नजर वो भी। उतारने का होता है। वो भी नजर अब उतारने आपने का नमक process। की बात बोली है दीपक भाई, हाँ जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज चाहिए, कोई सोर्स नहीं खुल रहा है, और आप ये ढोंगी तांत्रिकों के पास जाना या आपको राइट बंदा नहीं पता, तो आप घर में एक सात्विक तरीके से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आपको एक तरीका बताता हूं। बताइए सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ढोंगी हैं, ऐसा जी, मेरा कहना बिल्कुल हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे खुद के गुरु बहुत सिद्ध थे, मैंने आपको बताया कि वो माथे पे हाथ रख के बता देते थे, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मतलब तो अगर ट्रस्ट no- इश्यूज है तो ये करेक्ट घर में कर सकते कि हैं। अगर आपको लगता है, और क्योंकि कोई नेगेटिव चीज आप करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा आते हैं। तो अगर आप जीवन का कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एक पेपर पे अपनी इच्छा को रखें, उसको अच्छे से लिखें, और आप एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर नमक वाला पानी डाल दें। अब उस पेपर को फोल्ड करके उसके अंदर रख दें ढक के, लगभग 48 मिनट के लिए, टिल द टाइम दैट पेपर डिसॉल्व्स इन दी वाटर। ओके। फिर देखें आप कमाल, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो भी आपने की थी वो आपको हकीकत होती नजर आ जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आने के लिए, और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आई होप आपको भी ये पॉड उतना ही पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिव अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरी साइड जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, ये हमारे चैनल का मोटिव है। इस पॉड का सबसे बेहतरीन पार्ट जरूर कमेंट करके बताना। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।